नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी आप ही के शरीर की हड्डियों के बारे में। जी हाँ, आपने अक्सर ये सुना होगा कि बुढ़ापे में अक्सर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। पर क्या जवानी या अधेड़ उम्र में भी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं, और आपकी लापरवाही से। इसलिए रहें सावधान। आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे क्यों और कैसे हड्डियां कमजोर हो जाती है। गौरतलब है कि किशोरावस्था तक हमारी हड्डियां बनती है, बढ़ती है और विकसित होती है। चलने, दौड़ने, कूदने, वजन उठाने के हिसाब से हड्डियों का आकार तथा मजबूती तय होती है। जवान होते होते शरीर में जो सेक्स हार्मोन्स बनते हैं वे भी हड्डी के विकास में मदद करते हैं, पर जवानी के बाद आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती और हड्डियों का बढ़ना बंद हो जाता है। दिन भर की उठापटक, भाग दौड़ में हड्डियों को कुछ चोटें भी पहुंचती है। इन चोटों की मरम्मत आपका शरीर स्वयं करता है। इसके अलावा खून में यदि कैल्शियम कम हो जाए तो हड्डी में जमा कैल्शियम निकालकर काम चलाया जाता है। हड्डियों में कुछ बीमारियां भी होती हैं, जैसे कुछ लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है तो कुछ को गर्दन, कंधे, पीठ और टांगों में दर्द होते हैं। यह रोग उन लोगों को अधिक होता है जो सारा दिन बैठकर पढ़ने, लिखने, सिलाई, बुनाई, कशीदाकारी या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें गर्दन और कमर प्रायः झुकी रहती है। यंग एज में क्या होता है, जो कम उम्र के लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं, उसमें बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से जो हमारी गर्दन की मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो थक जाती हैं और उनके थकने की वजह से मसल्स में पेन होने लग जाता है और जकड़ सी जाती है गर्दन और वो दर्द आपके कंधों तक भी जा सकता है। बाकी जो ओल्ड एज में जो गर्दन का दर्द होता है, जो मुख्य कारण ये है कि उसकी जो हड्डियां हैं, हमारी रीढ़ की हड्डियां हैं, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती हैं और फिर वो जो हमारे गर्दन की जो नसें हैं उन पे थोड़ा थोड़ा दबाव डालना शुरू कर देती हैं और उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। जो स्त्रियां बिना आराम किए घंटों भर झुककर घर का कामकाज करती हैं तथा शारीरिक शक्ति से भी अधिक काम करती हैं, वे इन रोगों से अवश्य पीड़ित होती है। वजन बढ़ने से भी हड्डियों की बीमारी हो जाती है, क्योंकि इससे रीढ़ की हड्डी पर अधिक बोझ पड़ जाता है, जिससे हड्डियां तथा मांसपेशियां सहन नहीं कर पाती। बता दें कि अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर के अंदर मिनरल खत्म होने लगते हैं, जिससे हड्डियों का घनत्व भी कम होने लगता है और वे घिसने लगती हैं। कई बार तो हड्डियां घिसकर इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मामूली चोट से भी फ्रैक्चर हो जाता है। दोस्तों, उम्र के साथ साथ हड्डियों का कमजोर होना तो सामान्य सी बात है, लेकिन जब आपकी हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि चट से चटक जाए, यानी आसानी से टूट जाए, तो समझिए कि आप एक गंभीर रोग के शिकार हो रहे हैं। कहीं ये रोग आपको अपना शिकार न बना ले, इसलिए आवश्यकता है सावधान रहने की। आइए देखते हैं आखिर ये रोग है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण जल्दी से दिखाई नहीं देते हैं। इस बीमारी में हड्डियों की क्षति होने की रफ्तार लगातार और चुपचाप होती है। मरीज की बोन मास तथा बोन टिश्यू, जो हड्डियों की ताकत होती है, न केवल कमजोर होती रहती है बल्कि हड्डियों के फ्रैक्चर की आशंका भी बढ़ जाती है। तो आपको एक एक्सरे बोलेंगे करने के लिए, और अगर उनको शक होगा कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको एक बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, डेक्सा स्कैन, वो बोला जा सकता है। अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस निकलती है तो आपको फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, जो कि दवाइयों से, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, कुछ बिसफॉस्फोनेट्स हैं, कैल्सिटोनिन है, ये सब चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको अगर किसी और कारण की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो आपको उसकी दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। वैसे तो बढ़ती उम्र में यह रोग पुरुष और स्त्री दोनों को हो सकता है, परंतु स्त्रियों में ये बहुत आम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गणना के अनुसार भारत में प्रत्येक तीसरी महिला मोनोपॉज के बाद और प्रत्येक पुरुष करीब 60 वर्ष की उम्र में इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं।
आनुवांशिक होने के साथ साथ बढ़ती उम्र, धूम्रपान, डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियां भी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बनती हैं। छोटे बच्चों का बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीना, महिलाओं में जल्दी पीरियड्स खत्म होना भी इस बीमारी का कारण बन सकता है। शुरुआत में आमतौर पर हड्डियों और मांसपेशियों में हल्का दर्द होता है और फिर ये बढ़ता ही जाता है। पीठ के निचले हिस्से और गर्दन में हल्का सा दबाव पड़ते ही दर्द तेज होने लगता है। क्या है फसलों का ताजा हाल? कैसे हो इनकी सही देखभाल? बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान? जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। दोस्तों, मैं पहले भी कई बार आपसे कह चुकी हूँ कि बीमारियां कहकर नहीं आती। हाँ, इसके लक्षण जरूर देखे जा सकते हैं, पर हमारे समाज की एक विचित्र सी बात है, यहाँ ज्यादातर महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती। काम काम और बस काम, चाहे खेत में हो या घर में। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वाकई उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी हार्मोन एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आ जाती है और मेनोपॉज के बाद 5 से 10 वर्षों में स्त्रियों की बोन डेंसिटी में हर साल 2 से 4% तक कमी आती है। जब महिलाओं में 40 साल 45 साल की उम्र से जब उनका पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या बंद हो रहे होते हैं, तो हार्मोन्स की कमी की वजह से हड्डियों में से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। और पुरुषों में हालांकि ये चीज़ 60 और 70 साल की उम्र के बाद होती है, जो कि उम्र की वजह से होती है। और इसमें भी वही होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। इस बीमारी में मुख्य चीज़ यह है कि हड्डियां जब कमज़ोर हो जाती हैं तो थोड़ी सी ही चोट लगने से वो टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। इस बीमारी का पता शुरुआती दौर में नहीं लगता और जब लगता है तब तक हड्डियां काफी घिस चुकी होती हैं। इसलिए डॉक्टर नियमित अंतराल पर एक्सरे कराने की सलाह देते हैं ताकि समय रहते बीमारी को बढ़ने से बचाया जा सके। ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि हम अपने यंग एज से ही खूब एक्सरसाइज करें, अपने डाइट का ख्याल रखें ताकि हम अपने डाइट में खूब कैल्शियम, जैसे दूध, दही, पनीर है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, इन सब का हम प्रयोग करें। विटामिन डी लेवल्स हमारे नॉर्मल होने चाहिए। तो आजकल विटामिन डी की बहुत कमी पाई जा रही है। करीब 80 से 90% लोग हमारे देश में विटामिन डी की कमी है उन लोगों में। तो विटामिन डी चेक करवाएं, क्योंकि जब तक विटामिन डी आपका नॉर्मल नहीं होगा तब तक आप जितना भी कैल्शियम आप खाएंगे, चाहे टैबलेट के रूप में या खाने के रूप में, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा। कैल्शियम व विटामिन डी की कमी ऑस्टियोपोरोसिस का सबसे प्रमुख कारण है। व्यायाम के जरिए हड्डियों के घनत्व को बेहतर और फ्रैक्चर के खतरे को कम किया जा सकता है। उनमें वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग और टेनिस जैसे खेल शामिल हैं। ये तो बात थी ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता की। इसी से जुड़ी एक आम बीमारी है जिसे हम गठिया के नाम से जानते हैं। क्या आपके हाथों, कोहनी, कंधे या कलाइयों में दर्द बना रहता है, खासकर ठंड के मौसम में? तो हो जाइए सावधान, हो सकता है कि आप गठिया के मरीज हो रहे हों। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अर्थराइटिस यानी गठिया भी हड्डियों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर के जोड़ों वाले हिस्से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाथ, कोहनी, कलाई, कंधे, कूल्हे, घुटने, टखने और गर्दन आदि इसकी चपेट में आते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि जोड़ के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। वो कार्टिलेज थोड़ी धीरे धीरे करके घिसने लग जाता है और उसके बाद जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है
जोड़, जब भी मरीज जोड़ हिलाएगा या कोई भी इंसान जोड़ हिलाएगा तो जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ पूरे तरीके से हिलते नहीं हैं और उसमें कुछ आवाज़ें भी आने महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। ठंडी के मौसम में इस बीमारी का दर्द असहनीय हो जाता है। सामान्यतः गठिया उम्र दराज लोगों में होने वाली एक बीमारी है, लेकिन अनियमित दिनचर्या और खान पान में पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण युवाओं में भी ये समस्या होने लगी है। यहाँ तक कि 1 से 12 साल के बच्चों में भी गठिया का रोग हो सकता है। जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, जो कि एक प्रकार की गठिया है जो बच्चों में पाई जाती है। अगर बच्चों को बचपन में ही जोड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो जाए या बड़ों को भी अगर जोड़ के अंदर पस पड़ जाए या इन्फेक्शन हो जाए, बाद में ठीक भी हो जाता है वो ऑपरेशन से या दवाइयों से, लेकिन बाद में जाके उसको गठिया हो सकती है। गठिया कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संधिशोथ, संक्रामक गठिया और किशोर संधिशोथ आदि। यदि गठिया 60 और 70 साल के बाद हो तो ये तलवों और टखनों को भी प्रभावित करता है। इस बीमारी में शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और बदन में दर्द, हाथ का उपयोग करने या चलने में असमर्थता और थकान का एहसास करना इसके लक्षण हो सकते हैं। कुछ प्रकार की गठिया जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसमें जोड़ों का जो दर्द होता है वो खासकर उंगलियों में होता है या पंजों में होता है, दोनों हाथों में या पंजों में बराबर होता है, छोटे छोटे जोड़ों में होता है। ये सुबह जब सो के उठते हैं तो ज़्यादा होता है, उंगलियां में दर्द होता है, स्टिफ हो जाती हैं, जकड़ जाती हैं उंगलियां, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो ठीक भी हो जाता है दर्द। अगर आपको दूसरे प्रकार की गठिया जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें आप सारा दिन आप ठीक रहते हैं, जब आप शाम को घर आते हैं या रात को, क्योंकि सारा दिन वो जोड़ इस्तेमाल किया जा चुका होता है, तो इसलिए उसका दर्द आपको तब होता है। कई खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से गठिया रोग से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर ऑलिव ऑयल, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी होता है, इससे जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। प्याज में एस्पिरिन के मुकाबले एक रसायन होता है, इसके सेवन से भी गठिया का दर्द कम हो सकता है। कैरोटीन की उच्च मात्रा वाले आहार भी गठिया को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह ग्रीन टी में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट और निकोटीन होता है जो दर्द को दबा देता है। संतरा, जिसमें स्वास्थ्यवर्धक कोलाजन होता है, इसमें विटामिन सी होता है। इसके सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। किसान भाइयों के लिए मैं ये सुझाव दूंगा कि वो ज़्यादा झुककर काम ना करें, बहुत लंबे समय तक काम ना करें एक ही पोजीशन में। आप लोग हर आधा 1 घंटा या 2 घंटे बाद एक ब्रेक ज़रूर लें। आप लोगों को विटामिन डी की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग तो ओपन में धूप में ही काम करते हैं, तो और विटामिन डी हमारा धूप से बनता है हमारे शरीर में, तो विटामिन डी की कमी आप में तो नहीं होगी। लेकिन खूब अच्छा खाएं, दूध दही पनीर ज़्यादा लें, और काम करते समय बीच बीच में ब्रेक ज़रूर लें। टमाटर के बीजों में बहुत सारा यूरिक एसिड होता है जो हड्डियों में जमकर गठिया का दर्द पैदा करता है। चीनी की मिठास भी आपके घुटनों के लिए खराब है, इससे वजन बढ़ता है और घुटनों में दर्द होता है। जो चीज़ें नहीं करनी है आपको वो ये है कि आप स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, खाने में जिन चीज़ों से आपको लग रहा है फास्ट फूड वगैरह है ये सब अवॉइड करें। अपने शरीर का वज़न नियंत्रित रखें। वज़न जितना ज़्यादा होगा आपके हड्डियों और जोड़ों को उतना ही भार ढोना पड़ेगा और उसका असर आपके जोड़ों पर आएगा। तो अपना वज़न कंट्रोल करें। अगर किसी और बीमारी की वजह से वज़न बढ़ रहा है तो उस बीमारी का इलाज करवाएं। और कोई भी तकलीफ़ होती है, थोड़ा सा भी दर्द होता है, तो अपने हड्डी के विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो करना छोड़ दें। ऐसा करने से शरीर में रक्त का संचार अच्छी तरह होगा और दर्द जैसी कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयार? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में
ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखिए दूरदर्शन किसान पर। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। तो दोस्तों चलते हैं उस ओर जहां रोग को भगाने के लिए योग है, यानी योग जो भगाए रोग। आज हम बात कर रहे हैं गर्दन दर्द की। गर्दन दर्द एक ऐसी समस्या, एक ऐसा रोग, एक ऐसी बीमारी है जो बड़ा परेशान करती है। अक्सर ये विकार तब पैदा होता है जब हम गर्दन को लगातार आगे झुकाकर काम करते रहते हैं, और किसान भाई तो अक्सर गर्दन को आगे झुकाए रखते हैं। तो गर्दन को लगातार झुकने से गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। चूंकि हम दिन भर भी गर्दन आगे झुकाए हुए हैं और रात को जब सोते हैं तो तकिया मोटा लगा लेते हैं, तब भी हमारी गर्दन आगे की ओर झुक जाती है और नतीजा होता है गर्दन दर्द। गर्दन दर्द को दूर करने के लिए योग में हल्के फुल्के अभ्यास हैं जो बड़े लाभकारी होते हैं। जब भी लगे आप खेत में काम कर रहे हैं तो बस आप घर में बैठे हैं, आप इस अभ्यास को कर लीजिए। आप सुबह को वॉक कर रहे हैं तब भी आप अभी अभ्यास कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक हाथ को सामने सीधा रखना है ऐसे, दूसरे हाथ को इस प्रकार से ऊपर रख लीजिएगा। तो हथेली के ऊपर हथेली ऐसे रख लो। ऐसे रखने के बाद सांस भरकर हाथ को आहिस्ता से उठाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर उठाने के बाद यहां पर हाथों को खींच कर रखें ऊपर की तरफ। कोहनियां हमारी सीधी रहेंगी। हाथ जितना हो सके पीछे रखें। ये अभ्यास कुछ देर करने के बाद आहिस्ता से वापस आ जाएं। तो सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए वापस आएंगे। अब उल्टा पलटकर जो हाथ नीचे रखा था उसको ऊपर रख लिया, ऊपर वाले हाथ को नीचे रखा, श्वास भरा और हाथ को उठाया ऊपर की तरफ। उठाएं, खींचें, खींचें और रोकें। पूरा खिंचाव हाथों से होता हुआ कंधों पर आने लगेगा। इसको फील करें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। 4 से 5 बार इस अभ्यास को दोहरा लें। इसके बाद में दोनों हाथों को फूल जैसा इस प्रकार से बना लें। हाथों को अपने सिर के ऊपर रखें, अंगुलियां फैली रहेंगी। सांस भरते हैं और हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ। जितना हो सके हाथों को उठाएं ऊपर की ओर, अंगुलियों को फैलाकर खींच कर रखें। कोहनियां सीधी हैं, सांस लेते रहें, निकालते रहें। जब आप अंगुलियों को फैलाएंगे तो पूरा खिंचाव हाथों से होता हुआ कंधों पर पड़ने लगेगा। फिर आहिस्ता से हाथों को सिर के ऊपर रख लें और फिर से श्वास भरकर हाथ को उठाएं ऊपर। यह अभ्यास 4 से 5 बार दोहरा लें। पूरा खिंचाव आपको महसूस होगा हाथों में, कंधों में, पीठ में, गर्दन में। तीसरे अभ्यास में दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखेंगे। अब दोनों कोहनियों को आगे मिलाएं, सांस भरते हैं, हाथों को उठाएं पूरा ऊपर की ओर, फिर हाथों को ले जाएं पीछे, फिर ले आएं नीचे और सांस निकालते हुए हाथों को ले आएं आगे। धीरे से पूरे बड़े से बड़ा एक जीरो इस अभ्यास से अपने हाथों के द्वारा बनाते जाएं। श्वास भरें, हाथ को उठाएं ऊपर, पूरा पीछे ले जाएं, पूरा नीचे लाएं। अक्सर ये अभ्यास हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने से लाभ नहीं होगा। जब तक आप पूरा ना मिलाएं तब तक लाभ नहीं होगा। तो योग के अभ्यास बड़े फायदेमंद होते हैं, लेकिन यदि सही प्रकार से करेंगे तो फायदेमंद हैं, नहीं तो हम देखा देखी कर लेते हैं तो उतना फायदा नहीं आता। यही अभ्यास फिर पलट कर भी करें। पूरा पीछे जाएं, पूरा ऊपर, पूरा आगे, फिर नीचे, पूरा पीछे। इस प्रकार से अपने हाथों को घुमाते रहें। फिर अंगुलियों को फंसाएं, हथेलियों को पलटकर अपने सिर के पीछे रखें। अब क्या करना है, हाथों से आगे की तरफ जोर लगाना है, सिर की तरफ, और सिर से हाथों की तरफ पूरा प्रेशर डालें। हाथ आगे, सिर पीछे, रहें दोनों वहीं।
ऐसा करने से गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां हैं उस पर जोर पड़ेगा, उस पर खिंचाव आएगा, उनकी ताकत बढ़ेगी। जब वो मसल्स कमजोर होती हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब दोनों हाथों को माथे पर रख लें और हाथों से माथे को दबाएं, माथे से हाथों को दबाएं, पूरा प्रेशर डालें, यहां रोकें। सांस की गति सामान्य है। कुछ देर यहां रोकें। गर्दन के साइड की मसल्स पर, आगे की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर सीधा हाथ सीधी तरफ साइड में रखें, हाथ को अंदर की तरफ और सिर को बाहर की तरफ पूरा जोर लगाते हुए। इस अभ्यास में गर्दन जिधर हाथ है उसके नीचे गर्दन की मांसपेशियां एकदम टाइट हो जाएंगी, उनको बल मिलेगा। ऐसे ही फिर दूसरा हाथ, हाथ अंदर की तरफ, सिर बाहर की तरफ, गर्दन के नीचे पूरा खिंचाव पड़ रहा है, उसको फील करें। तो इन अभ्यासों के साथ साथ खान पीन पर ध्यान रखो। जैसे जो वायु वाली चीजें हैं ना, वो नहीं खानी चाहिए। दर्द शरीर में कहीं भी हो, वायु वाली चीजें हमें खानी नहीं है, क्योंकि जो दर्द हैं ये वात रोग हैं। वात रोग लगभग 80 प्रकार के होते हैं। सारे दर्द, सब ज्वाइंट्स के पेन वात रोग में शामिल हैं। तो वायु को बढ़ाने वाला भोजन हमें नहीं करना है। साथ ही साथ पेट को साफ रखें। यदि कब्ज रहेगा, गैस बनेगी तो दर्द बढ़ जाएगा। इसके अलावा गर्दन को आगे झुकाकर लगातार काम नहीं करो। गर्दन को बीच बीच में सीधा करते रहो। रात को मोटा तकिया नहीं लगाना है। और हाथ में कोई महानारायण तेल ले लो या फिर कोई भी वात नाशक तेल लो और गर्दन की अपने हाथ से मालिश रोज कर लिया करो। जब आप नहा रहे हो, अभी पानी पड़ा है, साबुन लगा है, उस समय भी अपने गर्दन को ऐसे आप मालिश करके आप नहाएं। फिर रात को सोने से पहले तेल की मालिश गर्दन की हल्की सी कर ली। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे गर्दन में हल्कापन आ जाएगा। जी हाँ, कुछ ही दिनों में गर्दन दर्द की समस्या से छुटकारा मिल जाता है इन अभ्यासों के माध्यम से। दोस्तों, चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि आपके शरीर के बाकी अंगों की तरह आपकी हड्डियां भी हैं जो हमेशा घिसती रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कलपुर्जे घिसते हैं। इसे घिसने से कैसे बचाएं, इसे तो आप जान ही गए होंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर मिलूंगी और आपसे हालचाल पूछूंगी, चहक कर पूछूंगी, हाँ कैसे हैं आप। नमस्कार।